Hello friends, today's topic is totality of symptoms. ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अफोरिज्म नंबर 7 में डिस्कस किया गया है। तो आप सब अपनी ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक से वो अफोरिज्म ध्यान से पढ़ेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है? तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स वो सारे सिम्टम्स का एक बंडल है या फिर सीरीज ऑफ सिम्टम्स है जो पेशेंट बताता है, एक फिजिशियन उसको ऑब्जर्व करके समझता है और वो सारे सिम्टम्स हमें हेल्प करते हैं डिजीज़ की, पेशेंट की, या फिर ये कह सकते हैं कि रेमेडी की पोर्ट्रेट बनाने में, एक पिक्चर बनाने में, जिससे हमें उस पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन का पता चले। ये पता चले कि हमें ना सिर्फ ये पता चले कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, बल्कि ये भी पता चले कि हमें उस पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए किस लेवल तक जाना है या कौन कौन से सिम्टम्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टोटलिटी ऑफ सिम्टम कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पिक्चर ऑफ द डिजीज़। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूट करता है ट्रू एंड ओनली कंसीवेबल पिक्चर ऑफ द डिजीज़। वो हमें डिजीज़ की एक पिक्चर प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन इंडिविजुअलाइजिंग द पेशेंट्स एज वेल एज रेमेडीज़। वो हमें, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पेशेंट को और रेमेडी को इंडिविजुअलाइज करने में हमारी हेल्प करता है। आगे क्या लिखा है? It constitutes not only the sole guide to the choice of the curative remedy but also to be removed in effecting cure। तो वो सिर्फ हम लोग को हेल्प रेमेडी चूज़ करने में ही नहीं करता है कि पेशेंट के ये सिम्टम्स हैं तो हमें ये मेडिसिन देनी है, नहीं, वो हमारी हेल्प करता है रेमेडी सिलेक्शन में, प्लस वो हमें उन सिम्टम्स के बारे में बताता है जिन्हें रिमूव करने से हम क्योर की तरफ मूव कर सकते हैं या फिर हम पेशेंट की हेल्थ को रीस्टोर कर सकते हैं, विच इज़ द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन। ओके, अब हम आगे देखते हैं। हैनमन कॉल्स इट एज आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर of internal essence of disease that is of the affection of the vital force। तो डॉक्टर हैनमन के कहे हुए ये लाइंस लिखी हुई हैं कि इट अकॉर्डिंग टू हिम जो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इनर एसेंस ऑफ डिजीज़ का। जो डिजीज़ है हमारे अंदर या पेशेंट के अंदर जो डिजीज़ है वो उसका रिफ्लेक्शन जो उसकी मटेरियल बॉडी पे आता है, किस वजह से आता है? बिकॉज द वाइटल फोर्स इज अफेक्टेड, because of the affection of the vital force। the vital force is affected in some or the other way। तो मैंने वाइटल फोर्स के बारे में एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाइटल फोर्स जो है वो इफ़ेक्ट जब होती है तो हमारी बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस होती है और डिजीज़ के ही आउटवर्ड जो रिफ्लेक्टेड पिक्चर होता है वो होता है सिम्टम्स या फिर डिजीज़। तो हैनमन कहते हैं कि जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है इंटरनल एसेंस ऑफ डिजीज़ की, अंदर जो हमारे डिजीज़ है उसकी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम। आगे लिखा है ह्यूज पुट्स इट मोर क्रूडली इन मोर प्लेन वर्ड्स। तो ह्यूज जो हैं उन्होंने इसको और प्लेन वर्ड्स में डिफाइन किया है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज टू द थेरापिस्ट द डिजीज़। तो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो थेरापिस्ट के लिए एक डिजीज़ है। मतलब जो टोटलिटी है, हमें पता है कि कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो एक
थेरापिस्ट जो सिर्फ सिम्टम्स देख के मेडिसिन देता है, उसके लिए वो सिम्टम्स एक डिजीज़ की तरह है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अब हमने ये तो जान लिया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होती क्या है, ठीक है, लेकिन अब हम इसकी इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि होम्योपैथी में टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, totality is more than mere aggregate of constituent symptoms। इसमें लिखा है कि जो टोटलिटी है वो सिर्फ सिम्टम्स का एक बंडल नहीं है, एक एग्रीगेशन नहीं है सिर्फ सिम्टम्स का। क्या है वो? इट इज़ द न्यूमेरिकल एग्रीगेट प्लस द आइडिया और प्लान विच यूनाइट्स देम इन अ स्पेशल मैनर टू गिव देम its characteristic form, the individuality। तो ये सिर्फ एक सिम्टम्स का एग्रीगेशन नहीं है, बल्कि ये एक न्यूमेरिकल एग्रीगेशन है सिम्टम्स का प्लस कुछ आइडियाज़ का। वो आइडियाज़ कहाँ से आती हैं? फिजिशियन से, कि फिजिशियन उस सिम्टम्स को कैसे परसीव कर रहा है और उसको कैसे कंबाइन करके एक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में उसको ला रहा है, जिसको हम यहाँ पे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिटी मतलब एक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी, मतलब सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है, तो वो एक इंडिविजुअल पोर्ट्रेट तैयार करता है उस सिम्टम्स से। आगे देखते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इसमें क्या लिखा है? Totality of symptoms is equal to sum of symptoms reflecting the individuality of the patient or the drug। तो जो sum total aggregation of the symptoms हैं, जो एक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी बताते हैं या फिर एक डिजीज़ की इंडिविजुअलिटी बताते हैं, उसको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं। आगे क्या लिखा है? टोटलिटी रिफर्स नॉट ओनली टू द पेशेंट बट ऑल्सो टू द ड्रग। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हमारे पास टोटलिटी आ रही है वो एक पेशेंट की ही हो सकता है कि वो एक ड्रग की हो, लेकिन हमें पता है कि ड्रग पेशेंट पे प्रूव की जाती है और एक पेशेंट पे एक ड्रग प्रूव की जाती है, तो वो उसकी ड्रग हो सकती है और हो सकता है हमें वो उस डिजीज़ तक या उस क्योर तक पहुंचा सके जिससे वो पेशेंट की हेल्थ रिस्टोर हो जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सच वेरियस पेक्यूलियर सिम्टम्स कॉम्प्लेक्सेस मेक द कंप्लीट टोटलिटी ऑफ द ड्रग। तो उन्हीं सिम्टम्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके हमें ड्रग की टोटलिटी मिल सकती है। सपोज़ एक पेशेंट आया, उसने आपको बहुत सारे सिम्टम्स बताए, उसको क्या प्रॉब्लम है, और आपने वो सारे सिम्टम्स नोट डाउन किए, प्लस आपने उस पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया, वो भी आपने उसमें ऐड किया। अब हम उसको एग्रीगेट करेंगे तो वो पेशेंट की इंडिविजुअलिटी तो बताएगा ही कि पेशेंट के सिम्टम्स है, तो ये तो उसकी इंडिविजुअलिटी बताएगा ही कि पर्सन एक्स के ये सिम्टम्स हैं, लेकिन वो एक ड्रग के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे सिम्टम्स को अगर आप मिक्स करें तो आपको पता चले कि दिस सिम्टम्स इज गिविंग सेम डिस्क्रिप्शन एज ड्रग एक्स। तो आपको पता चल गया कि इस पेशेंट को क्योर करने के लिए हमें ड्रग एक्स की हेल्प चाहिए होगी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर कि द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ सच वेरियस पेक्यूलियर सिम्टम्स कॉम्प्लेक्सेस मेक्स द कंप्लीट टोटलिटी ऑफ द ड्रग। तो हमें ड्रग की भी टोटलिटी इससे मिल जाती है। आगे क्या लिखा है? डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। हमने जान लिया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की इम्पॉर्टेंस क्या है। अब हम जानते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट्रीब्यूट व्हाट इज रिटन हियर इज ईच सिम्टम्स मस्ट बी कंप्लीट। तो जो सिम्टम है कोई भी, वो कंप्लीट होना चाहिए।
कैसे कंप्लीट होना चाहिए, एक कंप्लीट सिम्टम्स में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सेंसेशन कि उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है, उसको कैसा सेंसेशन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन है, स्टिचिंग सेंसेशन है, टियरिंग सेंसेशन है, कैसा सेंसेशन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट लोकेशन, वो सिम्टम उसको कहाँ हो रहा है। सपोज ब्राउनिया के केस में हम देखते हैं कि स्टिचिंग पेन होता है, ठीक है, टियरिंग पेन होता है, तो ये स्टिचिंग पेन वो हो गया सेंसेशन, और लोकेशन हम देख सकते हैं कि किस जगह पे वो होता है, ठीक। मोडालिटीज़ क्या होती है, मोडालिटीज़ होती है एग्रीवेशन और एमिलियोरेशन। हमें पता है कि ब्रायनिया के केस में एग्रीवेशन मोशन से होता है और कंप्लीट रेस्ट से पेशेंट को एमिलियोरेशन होता है। तो ये मोडालिटीज़ हो गई उस सिम्टम की। नेक्स्ट कंकॉमिटेंस, ओके, आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है शुड हैव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो जो सिम्टम की टोटलिटी बताई जा रही है दैट शुड बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस, मतलब कैसे कैसे वो सिम्टम्स आए हैं। तो सबसे पहले सिम्टम आया हम उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर नेक्स्ट ऐसे करके रीसेंट सिम्टम तक हमें पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, मस्ट बी डिविजिबल इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है, वो सिम्टम्स जो पेशेंट बताते हैं उसको सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम वो जो फिजिशियन खुद पेशेंट में ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं, या फिर उसके आसपास के लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट बता रहा है और जो उसके आसपास के लोग और फिजिशियन ऑब्जर्व कर रहा है, ये दोनों भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, और वो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है वो इस दो टाइप के सिम्टम्स में डिविजिबल होना चाहिए, विच इज़ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। नेक्स्ट मस्ट बी डिविजिबल इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर्स। तो जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने मटीरिया मेडिका में देखा होगा कि किसी भी मेडिसिन के ड्रग के जनरल सिम्टम्स होते हैं। जनरल सिम्टम्स जैसे थर्स्ट हो गई, ठीक है, हंगर, ये सब जनरल सिम्टम्स हैं। तो जनरल सिम्टम्स और पर्टिकुलर्स में हमेशा हेड, नेक, ट्रंक, एक्सट्रीमिटीज़, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया रहता है। तो वो जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उसमें सिम्टम्स डिवाइडेड होने चाहिए जनरल्स और पर्टिकुलर्स में। आगे क्या है, मस्ट बी डिवाइडेड इनटू कॉमन एंड अनकॉमन। कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स में भी वो डिविजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, द ग्रेड और इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स मस्ट बी प्रॉपरली नोटेड। देखिए ये ग्रेड या फिर इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देयर आर पेशेंट्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो ऑन हाइपोकॉन्ड्रियाक पेशेंट्स, तो वो अपने सिम्टम्स बहुत विविड कलर्स में प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो हाइपर सेंसिटिव है या फिर अपने सिम्टम्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, तो आपको खुद से जज करना पड़ेगा कि वो पेशेंट के सिम्टम्स की एक्चुअल इंटेंसिटी कितनी है, ग्रेड कितना है उस सिम्टम का, इंटेंसिटी कितनी है, जिससे आप सही ड्रग तक पहुंच पाएंगे, ठीक। आगे क्या लिखा है, द पेक्यूलियर combination or concomitant or the alternation of certain if present must be properly noted। तो concomitants के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो that should be properly noted। आगे क्या लिखा है, environmental or occupational and other exogenous influences must be depicted। इन्वायरमेंटल या फिर ऑक्यूपेशनल इन्फ्लुएंसेस क्या है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो एक फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे मरकरी का
उसके इन्वायरमेंट में मरकरी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर कोई आप अस्थमा का पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, आपको उसके इन्वायरमेंटल्स के बारे में, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए, जो आपको अगेन रेमेडी सिलेक्शन में हेल्प करेगा, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में उसका होना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या लिखा है, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा मस्ट ऑल्सो बी इन प्रीव्यू। और पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री स्पेशली होम्योपैथी में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने मियाज़्म पढ़े हैं। तो मियाज़्म के बारे में मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं कि सिम्टम्स के रिकरेंस की वजह मियाज़्म होता है। तो देयर मे बी सम पास्ट हिस्ट्री फॉर द प्रेजेंट कंप्लेंट्स। सो पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानना या फिर फैमिली हिस्ट्री में के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कोई जेनेटिकली इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में क्या लिखा है, सोल गाइड इन चॉइस ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। तो these symptoms are sole guide. Obviously we have studied that totality of symptoms से हमें एक सोल गाइड की तरह ये हेल्प करता है, हमें हमारे सिम्टम्स के बारे में पता रहेगा तो हम अच्छा रेमेडी सिलेक्शन कर पाएंगे। तो इसमें वही लिखा है कि सोल गाइड इन चॉइस ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। नेक्स्ट क्या लिखा है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज टू बी रिमूव्ड इन अफेक्टिंग द क्योर। तो जो सिम्टम्स की टोटलिटी है, द बंडल ऑफ सिम्टम्स दैट द पेशेंट इज टेलिंग, वो सारे डिसअपियर हो जाने चाहिए एक इफेक्टिव क्योर में। That is what is written here कि totality of symptom is to be removed in affecting the cure। तो फ्रेंड्स एक क्विक रिकैप हम देखते हैं। तो हमने totality of symptoms देखा आज की वीडियो में कि एक एग्रीगेट होता है, not only the symptoms जो पेशेंट बता रहा है बट ऑल्सो जो आप फील करते हैं पेशेंट के बारे में, उसको ऑब्जर्व करके। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की हमने सिग्निफिकेंस देखे कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, फिर हमने देखा कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने देखा कि उसमें कॉमन सिम्टम्स होने चाहिए, अनकॉमन सिम्टम्स, जनरल, पेक्यूलियर, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकॉमिटेंट शुड आल्सो बी प्रेजेंट। और फिर हमने पूरा इसके बारे में देखा एंड फाइनली वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जिसमें हमें पता चला कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स अगर हमारे पास प्रेजेंट होगी एक ट्रू पिक्चर डिजीज़ की या फिर पेशेंट की, तो वो हमें हेल्प करेगी, गाइड करेगी होम्योपैथिक रेमेडी के सिलेक्शन में। और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हम एक इफेक्टिव क्योर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स डिस्कस किया। आई होप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी आपको अच्छे से समझाने की। आपको कोई भी डाउट हो अगर इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।